हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लीनियर अलजेब्रा, जो मॉक टेस्ट का लीनियर अलजेब्रा का पार्ट बी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 से लेके 32। उसे हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने रियल एनालिसिस के क्वेश्चंस को डिस्कस किए थे। ठीक, तो सबसे पहला स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 27 है, जो कि ये कह रहा है कि ए हमारे पास एक 4x4 ऑर्डर का रियल मैट्रिक्स है जिसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हमारे पास गिवन दिए। अब रैंक ऑफ ए माइनस आई इज इक्वल टू 2 गिवन है और रैंक ऑफ ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 5i इज इक्वल टू 2। तो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म क्या होगा ए का? पहली बात तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म मतलब कोई मैट्रिक्स है, उसी के सिमिलर जो मैट्रिक्स होती है। ठीक, तो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म भी उन्हीं सिमिलर मैट्रिक्स में से एक होता है, जो एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एक कहते हैं ना, एक फॉर्म है हमारे पास जो अपर ट्रायंगुलर फॉर्म मतलब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। अपर ट्रायंगुलर में अगर वो डायगोनल हो गया तो हम लोग कहते हैं हमारा जो मैट्रिक्स है वो डायगोनलाइजेबल होता है। जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म में अगर मान लो किसी आइगन वैल्यू का ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी हमारे पास गिवन है, तो वो जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी की जो भी डायमेंशन होती है, सॉरी जितना ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होता है उतने नंबर ऑफ हमारे पास जॉर्डन ब्लॉक होते हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि ए हमारे पास अगर 4x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो जो इसके जॉर्डन ब्लॉक बनेंगे या फिर जो जॉर्डन मैट्रिक्स बनेंगे वो भी 4x4 ऑर्डर का होगा। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये 2 ऑर्डर 2 ऑर्डर 2 ऑर्डर, यानी कि ये 6 ऑर्डर का है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा इनकरेक्ट आ जाएगा। सेकेंड में ये 1 1 2 2, तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट आ जाएगा। मतलब हमारा ऑप्शन सिर्फ 3 और 4 में से कोई एक करेक्ट हो सकता है। अब आपको एक चीज़ और याद रखनी होगी, जैसे मैंने कहा ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी किसी भी आइगन वैल्यू का ये बताता है कि कितने नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक होंगे। अब इसमें कह रहा है कि रैंक ऑफ ए माइनस 1 इज इक्वल टू 2। अब ए माइनस लैम्बडा आई का जो रैंक होता है, ठीक, अगर ये हमारे पास नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक हो जाएंगे करेस्पॉन्डिंग टू लैम्बडा। अब अगर यहाँ पे अगर देखूँ तो ये मेरा जो है a माइनस 1 इंटू आइडेंटिटी, यानी कि जो नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक बनेंगे करेस्पॉन्डिंग टू 1, इस कितने बन जाएंगे, इसकी रैंक कितनी, 2। तो अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे सिर्फ एक ही जॉर्डन ब्लॉक बन रहा है 2x2 ऑर्डर का, तो इसका आता है ये ऑप्शन इनकरेक्ट, डायरेक्ट हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। अब यानी कि 2 जॉर्डन ब्लॉक बनेगा। अब 2 जॉर्डन ब्लॉक बनेंगे तो एक ही पॉसिबल है, 1 ऑर्डर के 2 जॉर्डन ब्लॉक हमारे पास बन जाएंगे। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये हमारे पास लैम्बडा माइनस एक बार 2 प्लस आयोटा आ जाएगा और एक फैक्टर आ जाएगी 2 माइनस आयोटा। अब अगर इसका रैंक 2 है तो सीधी सी बात है एक जॉर्डन ब्लॉक इसके अकॉर्डिंग बन जाएगा और एक जॉर्डन ब्लॉक इसका बन जाएगा। तो टोटल हमारे पास एक ऑर्डर का 2 प्लस आयोटा के लिए और एक 1 ऑर्डर का 2 माइनस 2 आयोटा के लिए। तो यानी कि जब मैं अगर इसका मैट्रिक्स बनाऊंगा तो ये सारे 1 ऑर्डर के बनेंगे, यानी कि यहाँ पे 1 बाकी सारे 0, ठीक, फिर 1 के लिए बाकी सब 0 और एक 2 प्लस आयोटा और एक 2 माइनस आयोटा। देखा जाए तो क्वेश्चन में अगर डायगोनलाइजेबल ही पूछा होता तो ये जो मैट्रिक्स आ रहा है ये एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा, यानी कि मैट्रिक्स जो है मेरा डायगोनलाइजेबल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, कह रहा है कि V एक वेक्टर स्पेस है 3x3 ऑर्डर का रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब डिफाइन कर रहा है V से लेके V तक Px और x प्लस P ट्रांसपोज, ठीक, वेयर P हमारे पास गिवन है। अब इसमें ध्यान से समझो, हमारे पास क्या गिवन है कि V जो एक वेक्टर स्पेस है इसके अंदर वो सारे मैट्रिक्स हैं जो स्क्यू सिमेट्रिक है। मुझे पता है कि जो डायमेंशन होता है V का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का वो n इंटू n माइनस 1/2। अब 3x3 ऑर्डर का है तो 3 इंटू 2/2, यानी कि ये डायमेंशन आ जाएगा 3। यानी कि जो इसके पास बेसिस जो होंगे वो हमारे पास कैसे होते हैं, अब बेसिस 3x3 ऑर्डर का ये सारे 0, यहाँ पे अगर a b c है तो ये माइनस a माइनस b माइनस c आ जाएगा, वेयर a b c बिलोंग्स टू रियल मैट्रिक्स है तो r को बिलोंग करे। तो अगर मैं इसका बेसिस में एलिमेंट निकालूँ तो ये मेरे पास 0 1 0 माइनस 1 0 0 और ये हमारे पास 0 0 0, ये एक आ जाएगा। दूसरा अगर मैं b को कॉमन ले लूँ तो ये 1
0 -1 0 0 0 0। और अगर मैं C को कॉमन ले लूँ तो 0 0 0 0 1 0 -1 0। ये हमारे पास बेसिस के अंदर ये 3 एलिमेंट आ जाएंगे। अब ये क्या कह रहा है कि रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये हमारे पास बेसिस है। अब V से लेके V तक इस तरीके से डिफाइन किया और P हमारे पास, तो डिटर्मिनेंट T का पूछा। अगर मुझे इस मैट्रिक्स मिल जाए तो मैं उसका डिटर्मिनेंट निकाल सकता हूँ। तो अब मैं एक काम करता हूँ, इस मैट्रिक्स को निकालता हूँ। अब देखो P जो है, अगर मैं ध्यान से देखूँ तो P भी एक हमारे पास कैसा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब P के ट्रांसपोज को माइनस P लिख सकता हूँ। तो यानी कि जो T ऑफ X है इसको डिफाइन इस तरीके से किया है Px, और जो P ट्रांसपोज इसको मैं माइनस लिख सकता हूँ, तो ये मेरे पास माइनस XP आ जाएगा। ठीक, तो ये मेरे पास T ऑफ X को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, 2 मिनट। तो अब अगर ध्यान से देखा जाए तो हमारे पास T ऑफ X इस तरीके से डिफाइन किया है Px माइनस XP, वेयर ये हमारे पास P दिया है। तो अगर मैं अलग अलग बेसिस के लिए, पहले बेसिस के लिए अगर T ऑफ E1 अप्लाई करूँ तो E1 क्या है हमारे पास, पहला बेसिस। और A के लिए अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये 0 1 0 0 सॉरी तो -1 0 0 0 0 0 ये आ जाएगा। ठीक, और डिफाइन किस तरीके से किया था, Px माइनस XP ना। तो P जो मैट्रिक्स है वो भी मेरे पास यही मैट्रिक्स है, और X जो रहेगा हमारे पास 0 1 0 -1 0 0 0 0 0। और अगर मैं यहाँ पे भी करूँ, अब सब कुछ सेम ही है, तो मतलब देखो P भी सेम X भी सेम, तो XP करूँगा तो भी सेम आ जाएगा। तो यानी कि ये मैट्रिक्स मेरे पास 0 आ जाएगा। तो यानी कि जब मेरा मैट्रिक्स आएगा, अब अगर ये सब 0 मैट्रिक्स है तो इसका मतलब जो मैट्रिक्स बनेगा उसके तीनों के तीनों एंट्री 0 आ जाएंगे। अब अगर मैं दूसरा बेसिस ले लूँ E2, ठीक, तो E2 के केस में E2 हमारे पास क्या था, 0 0 1, तो ये 0 0 1 0 0 0 और -1 0 0। ठीक, ये आ जाएगा। अब मैं Px करूँ तो P क्या है हमारे पास, 0 1 0 -1 0 0 0 0 0, और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 0 0 1 0 0 0 -1 0 0। और जब मैं उल्टा कर दूं तो 0 0 1 0 0 -1 0 0, और इसको मल्टीप्लाई करूंगा P से, तो P हमारे पास 0 1 0 -1 0 0 0 0 0। अब देखो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो ये सेकेंड पोजीशन पे नॉन जीरो है, तो जबकि कहीं पे भी सेकेंड पोजीशन पे देखो यहाँ का ये वाला सेकेंड वाला 1 है, तो ये सेकेंड वाला सिर्फ सेकेंड से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे सेकेंड सारे जीरो, इसका मतलब पहला रो पूरा जीरो। इसका पहला वाला नॉन जीरो है, तो पहला सिर्फ लास्ट वाले में, मतलब ये वाला आ जाएगा -1, और ये पूरा का पूरा जीरो है माइनस। अब इसको मल्टीप्लाई करूँ तो लास्ट में सब जीरो है, तो ये पूरा जीरो, ये पूरा जीरो है, तो ये पूरा जीरो, और ये सेकेंड वाले पे है, इसका मतलब ये -1 जीरो। और जब मैं इसको अगर माइनस कर दूंगा तो ये क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा जीरो आ जाएगा, ये जीरो -1, और ये पूरा जीरो, और ये 1 0। अब ये देखा जाए, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ -1 अगर कॉमन ले लूँगा तो 0 0 0 0 1 0 -1 0। तो यानी कि ये किसके इक्वल है, अपने जो हमारा थर्ड वाला आ रहा है, यानी कि ये थर्ड वाले पे -1 आ जाएगा और बाकी दोनों जीरो आ जाएंगे। अब उसके बाद ठीक इसी तरीके से अगर मैं फोर्थ वाला ले लूँ तो ये मेरे पास 0 0 1 0 0 0 -1 0 0।
ये सी वाला था ना, अच्छा सी वाला ये नहीं है, ए बी सी, तो ये 0, तो सी वाला ये यहाँ पे ए बी सी, तो ये 1 और ये -1, ठीक, ये आ जाएगा। अब फिर से मैं अगर इसको P, तो P क्या था हमारे पास 0 1 0 -1 0 0 0 0 0, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा इससे और एक बार उल्टा कर दूंगा 0 0 0 0 0 1 0 -1 0 और इसको 0 1 0 -1 0 0, और जब इसको मल्टीप्लाई करूँगा, अब ये देखो ये सेकेंड वाले पे 1 है, तो ये सिर्फ सेकेंड वाले से होगा, मतलब लास्ट वाला, ठीक। ये फर्स्ट वाले पे है, तो कहीं पे भी इसका फर्स्ट एलिमेंट 0 नहीं है, ये पूरा 0, ठीक। और इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करूँ, सारे के सारे 0 हैं, ये लास्ट पे है तो कहीं पे लास्ट में 0 नहीं है, और ये पहला ही वाला 1 आ जाएगा, ठीक। और जब मैं इसको माइनस करूँगा तो ये मेरे पास 0 0 1 0 0 0 -1 0 0, ठीक। तो ये देखा जाए तो इसको मैं 0 इंटू E1 प्लस 1 इंटू E2 लिख सकता हूँ, क्योंकि ये E2 है हमारे पास, और प्लस 0 इंटू E3, तो यानी कि सेकेंड वाला जो रो रहेगा हमारे पास 1 आ जाएगा। तो ये अपने पास मैट्रिक्स है और पूछा है डिटर्मिनेंट, तो अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूँ, ठीक, तो किसी भी मैट्रिक्स के अंदर अगर कोई भी एक रो या कॉलम 0 आ जाएंगे तो उसका जो डिटर्मिनेंट है वो कितना आ जाता है 0, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए मेरे पास ए और बी ये 3x3 का कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है सच दैट ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, और ए हैज़ एन आइगन वैल्यू 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, और बी के पास आइगन वैल्यू 1 -1 आयोटा, ठीक। अब ध्यान से देखो, मैं कह रहा हूँ ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, मैंने क्या किया, इसको उठा के ये साइड लेके आ गया, ए बी माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं यहाँ से ए कॉमन ले लूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा बी माइनस आइडेंटिटी। अब यहाँ पे देखा जाए अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे बी, मुझे अगर माइनस आइडेंटिटी चाहिए तो मैं यहाँ पे माइनस आइडेंटिटी लिख रहा हूँ। अब ये देखा जाए तो माइनस माइनस प्लस आइडेंटिटी मैंने खुद से ऐड किया है, तो मुझे यहाँ पे भी आइडेंटिटी ऐड करना होगा। तो जैसे मैं यहाँ से b माइनस आइडेंटिटी कॉमन ले लूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा a माइनस आइडेंटिटी इज इक्वल टू आइडेंटिटी। इससे हुआ ये, इससे अपने को ये पता चल रहा है कि जो b माइनस आइडेंटिटी है ये मेरे पास इन्वर्टिबल है, ठीक उसी तरीके से जो a माइनस आइडेंटिटी है ये भी क्या आ जाएगा मेरे पास इन्वर्टिबल मैट्रिक्स आ जाएगा। अब अगर ये इन्वर्टिबल है तो इसका मतलब b माइनस आइडेंटिटी का इन्वर्स a माइनस आइडेंटिटी आ जाएगा, और ठीक उसी तरीके से a माइनस आइडेंटिटी का इन्वर्स b माइनस आइडेंटिटी आ जाएगा। अब अगर b a माइनस आई आइडेंट मतलब इन्वर्टिबल है या b माइनस आई इन्वर्टिबल है, इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स आएगा वो नॉन सिंगुलर होगा, जबकि ये कह रहा है कि 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ये a का आइगन वैल्यू है, 1 -1 आइडेंटिटी आयोटा ये b का आइगन वैल्यू है। अगर कोई भी लैम्बडा आइगन वैल्यू है तो a माइनस लैम्बडा आइडेंटिटी इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 आ जाता है, यानी कि ये एक नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। तो यानी कि a माइनस अगर 1 आइगन वैल्यू है तो ये डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा। तो इससे ये पता चलता है कि a माइनस आइडेंटिटी एक नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। तो जिसमें कह रहा है तो इसका मतलब अपने आप में ये क्वेश्चन ऐसा कोई मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं होगा जिसका ये क्वेश्चन, तो नो सच मैट्रिक्स एग्जिस्ट, ठीक। तो इसका बाकी सारे ऑप्शन हमारे इनकरेक्ट आ जाएंगे, ठीक। अच्छा ए बी इज इक्वल टू बी ए ये आ जाता, अगर इस तरीके का कंडीशन हमारा नहीं होता तो हम लोग इसका यूज़ करके ये वाला ऑप्शन प्रूव कर सकते थे, ठीक। बाकी ये सारे ऑप्शन को तो हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है तो कैलकुलेशन मैं आप लोग के लिए कर रहा हूँ कि कैलकुलेशन आप लोग ट्राई करना इसको, मैं कैसे करते वो बता देता हूँ। V एक रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस है
ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूस फंक्शन का। तो दो फंक्शन मतलब सारे कॉन्टिन्यूस फंक्शन का एक स्पेस बनाया हूँ जिनके इनर प्रोडक्ट को डिफाइन इस तरीके से किया। ये स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट है कि एफ ऑफ टी इंटू जी ऑफ टी, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। अब ये कह रहा है कि W ये स्पैन हो रहा है 1x और x स्क्वायर से, तो ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन निकालना है साइन पाई x का। तो जब भी आपको साइन पाई x का ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन निकालना हो, ठीक, तो ये मान लेता हूँ मेरे पास एफ ऑफ एक्स है और कोई प्रोजेक्शन होगा, ये भी अपने आप में एक पॉलिनोमियल होगा 2 डिग्री का, तो कुछ a0 a1 x प्लस a2 x स्क्वायर या फिर a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। अब क्योंकि ये W मान लो कोई स्पेस है, तो ये जो वेक्टर है इसके साथ ऑर्थोगोनल है, तो इसका मतलब जो हमारे पास साइन पाई x माइनस पी जो होगा ये W के एलिमेंट के साथ, W के हर एक मेंबर के साथ ऑर्थोगोनल होगा। यानी कि मैं 1 के साथ इनर प्रोडक्ट निकालूं तो भी 0 आ जाएगा। मैं अगर साइन पाई x माइनस पी का x के साथ इनर प्रोडक्ट निकालूं तब भी 0 आ जाएगा। और साइन पाई माइनस एक्स पी इसका अगर मैं एक्स स्क्वायर के साथ भी निकालूं तब भी इनर प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। आपको करना क्या है, 0 to 1, अब इनका इनर प्रोडक्ट निकालना है तो आपको सबको मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे ये वाला जो टर्म है साइन पाई एक्स माइनस पी, अब पी क्या है, मैंने पी को क्या लिया था ये, तो ये a माइनस बी एक्स माइनस सी एक्स स्क्वायर, ठीक, डी एक्स ये आपको निकालना होगा। अब क्योंकि 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करने में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ से जो भी आपको मिलेगा वो इक्वेशन नंबर 1 मिलेगा। सेकेंड टाइम आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इक्वेशन 2 मिलेगा। थर्ड टाइम एक्स स्क्वायर से करोगे तो यहाँ पे थर्ड, तो यानी कि एक आपको कोएफिशिएंट मैट्रिक्स मिलेगी ए बी सी का, और राइट साइड में कितना है 0। तो अब आपको ये सॉल्व करना है, ठीक। तो एक सिस्टम बनेगा 3/3 ऑर्डर का, आप उसको सॉल्व करो, ए बी सी के वैल्यू निकालोगे तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक। बाकी सारे ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। तो कैलकुलेटिव पार्ट है, आपको कैलकुलेशन करना होगा। और एक तरीका ये है कि आप कोई भी एक रिलेशन निकाल लो और उसके बाद बाकी सारे ऑप्शन को आप लोग सीधे सीधे एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, थोड़ा कैलकुलेशन है, 3 से 4 मिनट इसमें जाएंगे आपको सॉल्व करने में, हर एक वैल्यू को निकालने में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मेरे पास n बाय n ऑर्डर का मैट्रिक्स है विद रियल एंट्री सच दैट ए क्यूब इज इक्वल टू आइडेंटिटी। मैं इसका एनालिटिक पॉलीनोमियल निकाल सकता हूँ, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1, एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये पता है एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का। इसके जो आइगन वैल्यू आ जाएंगे वो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, यानी कि जिसके मिनिमल पॉलीनोमियल होंगे या तो सारे आइगन वैल्यू 1 या तो ओमेगा या तो ओमेगा स्क्वायर या तो फिर मिक्स रहेंगे। तो कह रहा है ए डायगोनलाइजेबल, सारे के सारे आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट है तो ए मेरा डायगोनलाइजेबल हो जाएगा। लेकिन इसमें ये जो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ये कॉम्प्लेक्स है, और जबकि मेरा मैट्रिक्स रियल एंट्री से है, तो रियल में तो नहीं होगा ये, क्योंकि इसके एंट्री कोई भी मैट्रिक्स ओवर आर डायगोनलाइजेबल तभी होगा जब उसके आइगन वैल्यू रियल हो और बाकी जो भी कंडीशन है डायगोनलाइजेबल के वो सेटिस्फाई करनी चाहिए। कि क्या कंडीशन है, एक तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी की इक्वल आना चाहिए, दूसरा जॉर्डन कोनिकल फॉर्म जो है उसके पास सारी डायगोनल एंट्री होनी चाहिए, हर एक आइगन वैल्यू के रिस्पेक्ट में जितने भी आइगन वेक्टर्स आ रहे वो सारे के सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। इसके अलावा जो आइगन वैल्यू वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए। मिनिमल पॉलिनोमियल जो है वो या तो लीनियर फैक्टर हो या तो प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर हो, ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो और सारे के सारे आइगन वैल्यू रियल से, तो ये तो इसमें हट जाएगा। कह रहा है n क्या डिविजिबल बाय 3 होगा, तो हम लोग ऐसे मैट्रिक्स बना सकते हैं, रोटेशन मैट्रिक्स में ले सकता हूँ जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक। तो अगर मैं कोई भी 2/2 ऑर्डर का रोटेशन मैट्रिक्स ले लूँ, अब 2/2 ऑर्डर का रोटेशन मैट्रिक्स क्या ले सकता हूँ, मान लो मैं ऐसा ले लूँ जिसको क्यूब करने पे आइडेंटिटी आ जाए, तो मैं 120 डिग्री का ले लूँगा। अगर मैं 120 डिग्री का लूँ तो उसको बाद 3 बार रोटेट कर दूँगा तो 360 डिग्री है, यानी कि अपने पास कॉस 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री और उसके बाद साइन 120 डिग्री और माइनस और ये मेरे पास कॉस 120 डिग्री, ठीक। ये अगर मैं मैट्रिक्स ले लूँ तो
120 डिग्री से रोटेट कर रहा है, तो इसको मैं 3 बार रोटेट करूंगा तो आइडेंटिटी आ जाएगा, मतलब ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। बट n जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है। मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ a इज x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। एक बात बताओ, मिनिमल पॉलिनोमियल जो है हो सकता है हमारे पास पूरा का पूरा मिनिमल पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 1 आ जाए, ठीक। तो ज़रूरी नहीं है कि मिनिमल पॉलिनोमियल हमारे पास यही होगा, तो मिनिमल पॉलिनोमियल पूरा का पूरा ये हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर नेसेसरीली ट्रू बोला है। तो मिनिमल पॉलिनोमियल कुछ भी हो सकता है। मिनिमल पॉलिनोमियल हमारा हो सकता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आ जाए, बट वो तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो आइडेंटिटी तो नहीं हो सकता। तो इसके पास एक ही ऑप्शन है कि इसका मिनिमल पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 1 होगा। डिटर्मिनेंट की अगर बात करूँ तो 1 ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो ये ओमेगा क्यूब है, ओमेगा क्यूब 1, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि M2R से लेके M2R तक एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जिसको डिफाइन इस तरीके से किया गया है। अब कह रहा है ए हमारे पास ये मैट्रिक्स है और डायमेंशन ऑफ द कर्नल ऑफ टी निकालना है। अब पहली बात तो डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी निकालना है, इसका मतलब कर्नल टी का डायमेंशन डेफिनेशन क्या होता है, मतलब वो सारे मैट्रिक्स M2R की सच दैट कि x लिया है ना, तो t ऑफ x करने पे 0 आएंगे। तो वो सारे x मैट्रिक्स M2R के कि जिसका ax माइनस x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, यानी कि वो सारे x कि जो ax करने पे x से आ जाएंगे, यानी कि वो सारे मैट्रिक्स जो a के साथ क्या कर रहे हैं, कम्यूट कर रहे हैं। अब अगर मैं a देखूं तो मेरे पास दिया है 1 1 0 1 और x मान लेता हूँ a b c d है, a b c d, और a मेरे पास है 1 1 0 है। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो यहाँ से ये मेरे पास आ जाएगा a प्लस सी, ये आ जाएगा b प्लस डी, ये आ जाएगा c और ये आ जाएगा d। यहाँ से अगर इसको सॉल्व करूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास a, ये आ जाएगा a प्लस बी, ये आ जाएगा c और ये आ जाएगा c प्लस डी। तो यहाँ से c के इक्वल है, तो अगर मैं यहाँ से d इज इक्वल टू सी प्लस डी करूँ तो c की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो एक c 0 आ गया यहाँ से, और उसके बाद फिर तो यहाँ से भी a प्लस सी इज इक्वल टू ए, तो यहाँ से भी c 0 आ रहा है। उसके बाद फिर b प्लस डी इज इक्वल टू a प्लस बी है, तो यहाँ से b कैंसिल, तो a के बदले में d पुट कर सकते हैं। तो जो मैट्रिक्स है हमारे पास वो किस तरीके से आ जाएगा, मैट्रिक्स जो a के बदले तो a पुट कर दूँ, d के बदले भी a पुट कर दूँ, c के बदले 0 और b पे कोई कंडीशन नहीं। तो यानी कि अगर अब मुझे इसका डायमेंशन निकालना हो तो इसके पास डायमेंशन यानी कि जो उसकी रैंक होगी, या फिर डिटरमिनेंट निकाल लो तो ये 2 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आ जाएगा। बाकी आपको याद रखना है, जब भी आपको इस तरीके का कम्यूटेटर वाले जो मैट्रिक्स मिल जाएंगे, कम्यूट कितने कर रहे हैं, इसका मतलब यही है ना, ax इज इक्वल टू x से, और आपके पास एक जॉर्डन ब्लॉक दिया हो, देखा जाए तो ये जॉर्डन ब्लॉक है, और जिसके पास एक ही जॉर्डन ब्लॉक हो, यानी कि ये एक ही जॉर्डन ब्लॉक है, तो आपको जब भी कर्नल टी का डायमेंशन निकालना हो तो वो उस जो आपके पास मैट्रिक्स है, जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वही आपका कर्नल टी का डायमेंशन बन जाता है। तो यहाँ पे मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 है, तो आपका कर्नल स्पेस का डायमेंशन भी 2 बन जाएगा। बट याद रखना है, आपके पास मतलब सिंगल साइज़ का, एक ही साइज़ का आपके पास क्या होना चाहिए, जॉर्डन ब्लॉक होना चाहिए, इस तरीके का नहीं होना चाहिए, तो उसमें ये रिजल्ट फॉलो नहीं होगा। ठीक, तो ये थे हमारे लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चंस जो कि मॉक टेस्ट में था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं पार्ट सी के रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक, चलो, थैंक यू।